everyone, welcome to my channel. And today we will start part 2 of this chapter. And in this part 2, we completed Kingdom Protista only. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इजी लैंग्वेज में, ठीक है? Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of the kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another? In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoids, slimodes and protozoans under Protista. ये 2-3 लाइन में बोल ही रहा है कि प्रोटिस्टा कौन है प्रोटिस्टा? जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स हैं बट एक ही सेल है उनके पास। और मोनेरा क्या था? मोनेरा यूकैरियोट्स नहीं था, प्रोकैरियोट्स था और उसके पास सिंगल सेल था। अगर बोले सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स तो वो मोनेरा। लेकिन अगर बोले सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बोले, ठीक है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो वो हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। तो वो जितने भी उसमें आते हैं जिनके पास सिंगल सेल्ड है जो और यूकैरियोट्स है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में आएंगे। लेकिन बोल रहा है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज मतलब वाट, उनके सेल वाल अच्छे से डिफाइंड नहीं है। तो वाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन क्या होना चाहिए? टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। किसी मतलब कोई बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन एक प्लांट है और किसी के लिए कुछ और। मतलब बायोलॉजिस्ट जो भी थे उन्होंने अपना अपना अटेम्प्ट्स दिए इसके बेसिस पर। बोल रहा है इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो इसमें हमें यही पढ़ने हैं क्राइसोफाइट्स को, CDESP, ऐसे याद रखना, CDESP। CDESP एक कोर्स है जो तुम्हें करना है, ठीक है? सो ट्रिक CDESP, ठीक है? हाँ, तो अब हमें देखना है कि वो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो है वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं। एंड दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक with others dealing with plants, animals and fungi। और ये एक ऐसा किंगडम है ना जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में एक लिंक, रिश्ता जोड़ता है। बिंग यूकैरियोट्स, ये तो यूकैरियोट्स हैं ही। द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, यही तो हमने अभी बात की ऊपर में कि प्रोटिस्टा है और इसके पास एक ही सेल है, फिर भी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। किसी के पास फ्लैजिला है और किसी के पास सीलिया। कैसा होता है फ्लैजिला और सीलिया? सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फिर बता देती हूँ, बहुत ईजी, आप जानते भी होंगे। फ्लैजिला ऐसे होता है, ये कोई एक बैक्टीरिया, उसके पास फ्लैजिला है। सीलिया ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया का। जैसे कि ये हो गया पैरामीशियम है ना, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया के पास, जस्ट लाइक दिस। एंड ये क्या है? पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है? हाँ, तो ये सीलिया होता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ भी अगर फूड पुश कर कर डालना हो अंदर बॉडी में तो सीलिया हेल्प करता है, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आगे की नेक्स्ट लाइन है प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या है कि
प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो मतलब इसकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअली भी करता है, सेक्सुअली भी करता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके सेल्फ फ्यूजन होते हैं, एंड सेल्फ फ्यूज करके होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम जानते हो, दो गैमीट मिलकर एक क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो इसमें हमें पढ़ना है क्राइसोफाइट से। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसे अगर आपको नोट्स भी बनाना होगा तो पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइड्स। ये ग्रुप क्या इंक्लूड करता है, डाइएटम्स को इंक्लूड करता है एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइड्स। तो इसमें क्या क्या होता है, क्राइसोफाइट्स में डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को डेस्माइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर में तो रहते ही हैं, साथ में मराइन एनवायरनमेंट्स में भी रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, प्लैंकटन। और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स के थ्रू, बिना किसी एनर्जी के। वाटर करेंट के साथ ही फ्लोट करने लगते हैं, जिसे हम प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें से अधिकतर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। डाइएटम्स में ना सेल वॉल जो होता है वो ओवरलैपिंग सेल्स के होते हैं। ओवरलैपिंग सेल्स मतलब दो थिन पतले पतले ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, लाइक किसकी तरह, जो एक फिट हो जाता है, लाइक अ सोप बॉक्स होता है ना, जिसमें हम आप सोप रखते हैं अपना, ऐसे ऊपर का पार्ट देन नीचे का पार्ट, तो दोनों ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ओवरलैपिंग सेल्स होंगे, और दोनों थिन होते हैं। तो ये कैसे बने होते हैं, सेल वॉल से। And the walls are embedded with silica. The walls are indestructible. एक तो बोल रहा है कि ये ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, दो तीन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइक अ स्टॉप बॉक्स। और इनके जो वॉल्स होते हैं कैसे एम्बेडेड होते हैं, सिलिका से, सिलिका। इसीलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते, बहुत ही रिजिड होता है। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। मतलब जहाँ वो रहते हैं इन फ्रेश वाटर और इन मराइन एनवायरनमेंट, वहाँ पर जब ये डाइटम्स मर जाते हैं तो इनके जो सेल हैं, ये तो मर जाते हैं, लेकिन इनके जो सेल हैं जो सिलिका के बने हुए हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वाल्स, वो डिपोजिट हो जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं, दिख रहा है। दिस accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो सेल वाल जितने भी हैं डाइटम्स के, डिपोजिट होकर डाइएटोमेसियस अर्थ का फॉर्म कर देते हैं। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups। Being gritty means what? ग्रिटी मतलब किरकिरा। एक तो ये किरकिरे होते हैं, ठीक है, किरकिरे सॉइल भी होते हैं, लेकिन किरकिरे सॉइल तो होते ही हैं, साथ में इनके यूजेस भी हैं, कुछ बहुत यूजेस हैं, लाइक पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ऑयल्स एंड सिरप को फिल्टर भी करता है। और डाई एटम्स जो होता है ना, आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, डाइटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स। तो इसका यूजफुल दिया हुआ है, क्या क्या हम इससे मतलब गेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक भी इम्पोर्टेंट है। तो क्राइसोफाइट्स हमारा टोटल हो गया। अब हम चलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरफ। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो नाम में ही छुपा हुआ है, डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स व्हाट, डाइनो डाई मीन्स होता है दो, फ्लैजिलेट्स मीन्स व्हाट, फ्लैजिलेट्स दो फ्लैजिला, इसके पास दो फ्लैजिला होता है। ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम। एक फ्लैजिला तो दिख रहा है, एक फ्लैजिला का है, तो एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सनली होता है जो हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। These organisms are mostly marine and photosynthetic। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली अधिकतर मराइन होंगे, मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्रेश में नहीं रहते, फ्रेश वाटर में नहीं रहते, मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी करते हैं। और they appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells। मतलब उनके सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से कलर के होंगे। तो कौन कौन से पिगमेंट के चलते कौन कौन से कलर के होते हैं, तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो ये 5 कलर हैं जो इनके पिगमेंट्स पे सेल वाल जो सेल है इनके उसके पिगमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो ये सब इनके डाइनोफ्लैजिलेट्स के कलर है। तो ये रंगीला है, कलरफुल है। डाइनोफ्लैजिलेट कैसा है, रंगीला। ओके, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इसकी जो सेल वॉल है ना, स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बने हुए हैं। सेल वॉल है तो भाई आउटर सरफेस पर ही बना रहेगा। और हमने अभी अभी पढ़कर आया क्या, क्राइसोफाइट्स में जो डाई एटम्स होता है, इसमें नहीं, डाई एटम्स, उसमें क्या होता है, जो डाई एटम्स होते हैं उसमें क्या की सेल वॉल होते हैं, उसमें सेल वॉल होता है सिलिका का, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या क्या बने होते हैं, सेलुलोज के प्लेट होते हैं, और क्राइसोफाइट के डाई एटम्स में सिलिका के प्लेट होते हैं जो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, जो डाई एटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं उसके अगर हैबिटेट में बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। furrow between the wall plates means what, मतलब कि देखो ये है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। अब फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ये जो इसके प्लेट्स है, ये पूरे प्लेट्स बनाए हुए हैं, ये एक प्लेट, दो प्लेट, ऐसे ही पूरा ये प्लेट चारों तरफ है, पूरे चारों तरफ, ठीक है। और ऊपर में ये है, तो इसके बीच में ना यहाँ से निकला है, देखो एक यहाँ से निकला हुआ है फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला है ना, ये जो फ्लैजिला है ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्सनली है, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सनली होता है, यहीं से निकला होगा, ऐसे दिया नहीं हुआ है लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। एक है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा है ट्रांसवर्सनली, ठीक है, फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली लाइज करता है एक और एक ट्रांसवर्सनली लाइज करता है, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गोनिया ओलेक्स का दिया है एग्जाम्पल, तो ये क्या करते हैं, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। Red tides, toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes। मतलब बहुत डेंजरस है ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स।
क्यों 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 डेंजरस है? तो इसलिए डेंजरस है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, गोनिया ओलेक्स उसका नाम है। क्या नाम है? गोनिया ओलेक्स। तो ये ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होने लगता है, बहुत फास्ट होने लगता है, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो बहुत फास्ट होने लगता है। फिर क्या होता है कि दे मेक द सी अपीयर्स रेड। फिर रेड तो है ही, रेड तो नाम ही है, और पूरे सी को लाल लाल कर देते हैं रेड, और रेड टाइड्स जनरेट हो जाता है। एंड टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल मराइन एनिमल्स। मतलब जितने भी मराइन एनिमल्स अदर्स में, जैसे कि फिशेज हैं और भी बहुत सारे मराइन एनिमल्स, उनको वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू टॉक्सिन्स। मतलब कि ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होता है मराइन एनिमल्स के लिए, और ये पूरे फैल जाते हैं और मराइन एनवायरनमेंट में एक रेड टाइड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डाइनोफ्लैजिलेट बहुत ही खतरनाक है। भले ही ये रंगीला है भाई, लेकिन खतरनाक रेड वाला बहुत खतरनाक है। और उसका एग्जाम्पल याद रखना है गोनिया ओलेग्स का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स को हम ग्रीन कलर से पढ़ते हैं, ठीक है। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water, जहाँ पे स्थिर वाटर रहता है, ठीक है, और वो फ्रेश वाटर हो, तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से है। पहले हमने देखा था क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स कैसे थे, कहाँ रहते थे? फ्रेश वाटर में भी, मराइन में भी। डाइनोफ्लैजिलेट कहाँ रहता है? सिर्फ मराइन में। यूग्लिनोइड कहाँ रहता है? फिर देखो, मराइन के बाद फिर फ्रेश आ रहा है, तो यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर में रहते हैं, मराइन में नहीं। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle which makes their body flexible, and they have two flagella, a short and a long. मतलब कि इसके पास सेलवाल नहीं होता है, ठीक है। सेलवाल की जगह पर इसके पास एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है, जो इसके बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। ओके, और नेक्स्ट लाइन है कि दो दे आर photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of the sunlight they behaves like heterotrophs by predating on other smaller organisms. इसका मतलब जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक कैसे? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटरोट्रॉप्स भी है। फोटोसिंथेटिक भी कर रहा है जब सनलाइट इसको मिलता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। देखो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक करके अपना खाना बनाता है। जब इसे सनलाइट नहीं मिलती है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो ये कैसे बिहेव करने लगते हैं? एज अ हेटरोट्रॉप्स एंड प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उस पर प्रीडेट करते हैं, मतलब उनको शिकार बनाते हैं और खाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं दूसरे पर, ठीक है। और दूसरा नीचे वाला लाइन क्या बोल रहा है कि इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। मतलब इंटरेस्टिंग की बात ये है ना कि जो यूग्लिनोइड्स के पिगमेंट्स हैं वो किसके तरह है? हायर प्लांट्स की तरह है। देख लो, बहुत एडवांस है यूग्लिनोइड। प्रोटिस्टा में आता है तो क्या ये एडवांस्ड है? ऐसे ही मतलब इवॉल्व होकर प्लांट्स भी बनते हैं ना, इवोल्यूशन इसके ऐसे ही होते हैं। तो इसमें क्या आया कैरेक्टरिस्टिक्स की? इसके पिगमेंट्स है किसकी तरह? हायर प्लांट्स की तरह, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दिया हुआ है यूग्लिना का। देखो इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, यूग्लिना सेकंड वाली है ये, दिस इज यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना है। देखो इसके पास एक बड़ा सा है फ्लैजिला, एक छोटू सा फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो है छोटा सा फ्लैजिला है और एक बड़ा है, ठीक है। और इनके पास क्या नहीं होता है? सेलवाल नहीं होता है। क्या नहीं होता है इनके पास? सेलवाल नहीं होता है। इनके पास प्रोटीन
रिच लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना पेलिकल, पेलिकल होता है इसके पास। हाँ, तो यूग्लिनॉइड्स खत्म हुआ। अब नेक्स्ट है स्लाइमुड। क्या बचा है, स्लाइमुड्स बचे हैं और प्रोटोजोन्स। चलिए इसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। स्लाइमुड्स, स्लाइमुड्स के बारे में अब पढ़ना है। स्लाइमुड्स क्या है भाई, तो प्रोटिस्टा ही है। कौन सा, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये भी हेटरोट्रॉप्स ही है, ये हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लिव्स इन गल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि बॉडी मूव्स करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स और लिव्स इन गल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका मतलब हुआ यही ना कि जो बॉडी, स्लाइमोट्स की बॉडी है कहाँ पर, डिकेइंग ट्विग्स, जो भी सड़ी हुई टहनियाँ हैं उस पर रहते हैं। और जैसे कि लिव्सेस, मतलब पेड़, जब ट्री से लिव्सेस फॉल हो जाती है तो अपने जितने भी उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो छोड़ देती है, ठीक है ना। तो यही इस लाइन में बोल रहा है, तो वहीं पर ये स्लाइमोट प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium। suitable condition में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, आप जानती हैं अमीबा को, जानते हैं ना। प्लाज्मोडियम कैसा होता है, प्लाज्मोडियम जैसे उनके पास फॉस्फेट होता है ना, जैसे कि ट्रू फिट नहीं होता है, तो वैसे ये ग्रो हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एंड एडजर्टिव्स। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज को बनाने लगते हैं और स्पोर को फॉर्म करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है उनके टिप्स पर। जैसे कि लाइक ऐसे देखो, जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारे स्लाइमूड से, ठीक है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर क्या करेंगे, ऐसे देखो ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ऐसे होते हैं राउंड राउंड, इसी में से स्पोर्स निकलता है। स्पोर्स ऐसे ऐसे निकल कर और बाई एयर करेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, एयर करेंट्स के थ्रू सॉइल में जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाएंगे, उड़कर जाएंगे, लेकिन उनका फॉर्मेशन एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है स्पोर का फॉर्मेशन। अधिकतर चीज़ में आपने देखा होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर का फॉर्मेशन ही करता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है कि द स्पोर पोजेज ट्रू वाल्स, और स्पोर्स के पास ट्रू वाल्स होता है, तभी तो वो रेजिस्टेंट होता है। देखो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स एंड अवर अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों ना हो, वो ख़राब नहीं होता है, बहुत ही रेजिस्टेंस होता है, बहुत दिनों तक वो सर्वाइव कर पाता है। दिनों नहीं, देखो ईयर्स लिखा है, मैनी ईयर्स। स्पोर्स को हम बहुत सालों तक इकट्ठे करके रख सकते हैं। फिर क्या है, स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, एयर करेंट के थ्रू डिस्पर्स होता है इसका डिस्पर्शन, हवा से ही उड़ेगा स्पोर, ठीक है। वैसे तो डिस्पर्शन बहुत सारे चीज़ों से होता है, वाटर से होता है, एयर से होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल्स से भी होते हैं, बीज से होते हैं ना, तो यहाँ पे एयर करेंट से हो रहा है। स्लाइमुड का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये वाला सी नंबर है स्लाइमुड, ये स्लाइमुड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो प्रोटोजोन्स को हम देखते हैं क्या है प्रोटोजोन्स में। इसमें क्या डायग्राम दिया हुआ है, प्रोटोजोन्स में डायग्राम दिया हुआ है आपका ये पारामीशियम का दिया हुआ है, ठीक है।
Protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predators और पैरासाइट। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और वो कैसे रहते हैं? एज अ प्रीडेटर रहते हैं, शिकारी करते हैं और शिकार करते हैं और पैरासाइट की तरह रहते हैं। एज अ होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ये पूर्वज हैं, ठीक है। ऐसा बिलीव्ड किया जा गया है कि ये एनिमल्स के प्रीमिटिव रिलेटिव्स है, मतलब हमारे ये रिलेटिव्स हैं ही भाई, प्रीमिटिव रिलेटिव्स है, पूर्वज है। एंड देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स दिए हुए हैं। पहला है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट क्या दिया है? दीज ऑर्गेनिज्म्स आर लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ये किसके तरह है? हमने अभी क्या पढ़ा? क्राइसोफाइट्स पढ़ा ना, क्राइसोफाइट्स जो प्रोटिस्टा में वो आ रहा था शुरू में ही। क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट यही था ना। वो कहाँ रह रहे हैं? फ्रेश वाटर में वो भी रहते थे, सी वाटर में, मराइन वाटर में भी रहते थे। तो ये भी देखो एमीबॉयड भी सिमिलर है, ऐसे तुम कंपेयर करके याद कर सकते हो, ठीक है। एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। एज इन एमीबा मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। उसमें भी था सिलिका, इंडिस्ट्रक्टिबल। देख इसमें भी है, देखो याद करने की तरीका कितना इजी है। मराइन फॉर्म्स हैव, जो मराइन में मतलब जो मराइन वाटर में रहते हैं उनके पास सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। और सम ऑफ देम सच एज इंटामोएबा, इंटामोएबा जो है वो है पैरासाइट्स आर पैरासाइट्स। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है? इंटामोएबा। नेक्स्ट है सेकेंड क्या है? सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब क्या? इसमें फ्लैजिला होगा पक्का। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास क्या है? फ्लैजिला होता है इनके पास। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इनके पास फ्लैजिला होता है और ये इनके जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं वो डिजीज काउज करती है। कोई भी पैरासाइटिक फॉर्म आपको आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो डिजीज काउज करेगी। जैसे कि ये करता है क्या? स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। और वो कौन है? एग्जाम्पल क्या है उसका? ट्राइपेनोजोमा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ट्राइपेनोजोमा। नेक्स्ट है थर्ड क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है? सिलिया होगा। These are aquatic, actively moving organism है because of the presence of thousands of cilia. ये aquatic हैं। कहाँ रहते हैं ये? aquatic है, पानी में रहते हैं। actively moving organism है ये भी, और इनके पास thousands of cilia है। cilia के चलते ही ये मूव करते हैं। और इनके पास क्या है? They have a cavity gullet that opens outside ऑफ द सेल सरफेस, जो बाहर ओपन होता है और गलेट से ही ये अपने खाना को लेते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं, ठीक है। डाइजेशन और एक्सक्रीशन एक ही ओपनिंग से होता है जिसे हम ब्लाइंड सेक भी बोलते हैं। और वो कौन सा है? जिसे हम बोलते हैं क्या? गलेट में, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium। हाँ मतलब यही बोल रहा है इसमें कि जैसे कि ये क्या हुआ तुम्हारा, देख लो। मान लो ये सिलिएटेड क्या है? प्रोटोजोन्स है, ठीक है। इसके पास सीलिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ, और इसके पास सीलिया बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, इधर भी होते हैं।
और मान लो कि यहाँ पर इसके फूड है, यहाँ पर इसका ये फूड है, ये कैसे अंदर करेगा, इसके पास हाथ तो है नहीं, तो इसकी जो सीलिया है ना, देखो इसकी जो सीलिया है, इसकी जो सीलिया है वही इसको पुश कर कर यहाँ पर लाएंगी, फिर अंदर जाएगा ये, फिर ये अंदर जाएगा इसका फूड, और ऐसा ही वो अपना फूड को लेता है। तो इस लाइन में यही बोल रहा है, ठीक है, स्टीयर्ड इनटू द गलेट, गलेट में जाएगा। और एग्जाम्पल दिया है पारामीशियम, पारामीशियम यहाँ पर दिया ही हुआ है एग्जाम्पल, ऐसा ही होता है, देखो मैंने बनाकर भी दिखा दिया और डायग्राम भी दिया हुआ है। ये है पारामीशियम, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, इसके पास सीलिया है और इसके पास ब्लाइंड सेक होता है, उस जिसको हम गलेट बोलते हैं, जिससे वो अपना फूड को लेता है और एक्सक्रीशन भी उसी से करता है, सब कुछ उसी से करता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? Sporozoans, this include diverse organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. इनके पास मतलब ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है और इनके पास क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा इनके पास स्टेज होता है? इन्फेक्शियस स्टेज होता है स्पोर लाइक, और इनके पूरे लाइफ साइकिल में। एंड द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मतलब नोटोरियस मतलब होता है बदनाम, ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है ना, उनके पास मलेरिया पैरासाइट होता है, स्पोर लाइक स्टेज होते हैं, और पैरासाइट मतलब डिजीज काउज करेगा, मलेरिया काउज करेगा तुमको, मलेरिया, ठीक है। और डिजीज विच हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू मलेरिया। और ये किसके चलते हो रहा है भाई? वो कौन है? नोटोरियस इंसान प्लाज्मोडियम, जो क्या काउज करता है? मलेरिया, एक मलेरिया पैरासाइट है। इसमें कौन सा स्टेज होता है? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है स्पोरोजोन्स में। खतरनाक है ये स्पोरोजोन्स, ठीक है, जितना यूजफुल होते हैं उतने बहुत खतरनाक भी होते हैं, पता है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हमारे पूरे गोल्स कंप्लीट हो गए, और गोल सही था कि हमको पूरा इस वीडियो में प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फंजाई, फंजाई है ना नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट फंजाई है, नेक्स्ट फंजाई है किंगडम फंजाई, उसे हम कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन।